नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और आप देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया। एक बार हमारे साथ फिर से संदीप पांडे जी। नमस्कार सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है और अब एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी लगातार ये कहती रही कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें गुंडों माफियों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि एमएलसी के चुनाव में एक आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, इस पे तो हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि वो अपराधी माफियाओं की पार्टी है, लेकिन सिर्फ उसके मुस्लिम नेताओं के खिलाफ आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जबकि मुख्तार अंसारी तो बसपा में थे, इनको चुन के और इनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में डाल के उनकी संपत्ति कुर्क करके वो दावा करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराधी माफियाओं से मुक्त करा दिया है। हम लोग ये बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी में आपने अजय मिश्रा टेनी को मंत्री कैसे बना रखा है, जिसकी साजिश पर उसके बेटे ने लखीमपुर खीरी में पिछले साल 4 किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई, एक पत्रकार को मिला के 5 लोग मारे गए, वो बेटा जेल जाता है और उसको जमानत भी मिल जाती है। दूसरी तरफ सिद्दीक कप्पन जैसे लोग अभी भी बिना कोई अपराध के जेलों में इतने लंबे समय तक बंद है। भाई, सिद्दीक कप्पन तो कोई अपराधी माफिया नहीं है ना। नहीं। तो ये जो दोहरी नीति है कि विपक्ष के जो अपराधी माफिया पृष्ठभूमि के लोग हैं और खास करके मुसलमान हैं, उनको आप लंबे समय तक जेल में डाले रहे और लोगों को बताएं कि अपराध माफिया खत्म हो गया है, और आपकी पार्टी में जो अपराधी माफिया है उन पर आप कुछ बात भी ना करें, तो ये तो भाजपा की दोहरी नीति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने धनंजय सिंह के निकट सहयोगी को विधानसभा के लिए एक दावेदार बनाया है अपनी पार्टी का। हाँ, लेकिन इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है, पूरे चुनाव योगी जी और कोई बात ही नहीं कर रहे, अमित शाह और कोई बात ही नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि ये अपराधी माफियाओं की पार्टी है, ये अगर सत्ता में आ जाएगी तो अपराधी माफियाओं का राज होगा, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा टेनी कभी जेल नहीं जाएंगे। इवन चुनाव के बाद जिस तरीके से बुलडोजर बाबा एक नया वर्ड कॉइन किया गया और बुलडोजर जिस तरीके से सड़कों पे दिखाई दिए, वो इस बात के प्रतीक बना रहे हैं कि भाजपा में कोई अपराधियों के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने की बात है। धनंजय सिंह सब जानते हैं कौन है, एक बड़े माफिया हैं। आप उनके निकट सहयोगी को अगर आप एमएलसी बना रहे हैं तो इसका मतलब कि आप भी अपराधी माफियाओं को संरक्षण देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनको बताते नहीं हैं और आप दूसरों को बताते हैं, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता ये सब देख रही है, समझ रही है। ठीक है, आप ये चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति का समर्थन जनता हमेशा नहीं करेगी। जी, मुझे अपने दर्शकों को ये बताते हुए बहुत बेहद खुशी हो रही है कि आप आईआईटी और आईएम जैसे संस्था में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। सचिव होने के नाते भी मुझसे आपसे मेरा ये सवाल है कि आप 2022 की विधानसभा चुनाव में आप और आपकी पार्टी ने किन किन इरेगुलरिटीज़ को ध्यान में रखा और चुनाव आयोग से उसकी शिकायत भी की? जी जी, देखिए, पहली शिकायत हम लोगों ने मतगणना वाले दिन की थी, सुबह सुबह, जो चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। जैसे मतदान वाले दिन विज्ञापन छप रहे थे, पड़ोस की विधानसभाओं में जहां अगले चरण में मतदान था वहां से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण का सीधे लाइव प्रसारण हो रहा था मतदान वाले क्षेत्रों में। फिर बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया है। चुनाव आप धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन भाजपा के लोगों ने खुलकर सांप्रदायिक बातें की हैं कि अभी तो मुसलमानों ने टोपी पहनना छोड़ा है और हम दोबारा विधायक बन जाएंगे तो वो माथे पे टीका लगाएंगे और सीताराम कहेंगे। हाँ, या हम उनकी दाढ़ी जो है वो नोच के और चोटी बना देंगे। तो इस तरह की घटिया बातें जो सांप्रदायिक हैं वो उन्होंने की हैं, और हमें तो लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से ही रोक देना चाहिए था। लेकिन सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग
भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, फिर भी हमने शिकायत की है। और सबसे गंभीर बात यह है कि बनारस में तो ईवीएम का ट्रक पकड़ा गया मतगणना के पहले, और 6 जगहों पे और जो खबरें छपी हैं, बैलेट पेपर के वाहन, सरकारी वाहन पकड़े गए हैं मतगणना के पहले। बैलेट पेपर वाला मामला महत्वपूर्ण है बहुत ही, क्योंकि जैसे कुर्सी विधानसभा में राकेश वर्मा समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उनको बताया गया कि वो चुनाव जीत गए हैं। वो बेचारे अपने स्वर्गीय पिता बेनी प्रसाद वर्मा की मूर्ति पे माला पहनाने गए और लौट के आए तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने उनको 217 वोटों से हरा दिया। वहां पे डाक मत पत्रों की संख्या 618 है। तो आपने ही शोध करके पता लगाया है कि 1000 से कम जो जीत हार का अंतर है, वैसी 15 सीटें हैं, और 2000 से जहां जीत हार का अंतर कम है वैसी 29 सीटें हैं। और गंभीर बात यह है कि 29 में 19 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसलिए इसकी काफी संभावना है कि डाक मतपत्रों में हेराफेरी हुई हो। लेकिन हमारी मांग बड़ी ये है कि चलिए जो होना था हो गया, लेकिन आप एक काम अभी भी कर सकते हैं, और वो ये है कि जितनी ईवीएम मशीन थी उसके साथ जो वीवीपैट मशीन लगी थी, उसमें जो पर्ची निकली है, जो आपने निश्चित रूप से सुरक्षित रखी होगी चुनाव आयोग ने, उसको आप हमें गिन के बताइए सभी मशीनों पे कि उसका मिलान ईवीएम के परिणाम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग का खुद का दिशा निर्देश है कि जहां पे भी विवाद होगा और अंतर आएगा मशीन और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती में, तो वीवीपैट की पर्चियों की गिनती को प्रधानता दी जाएगी, उसको वोट माना जाएगा, उसको वोट माना जाएगा। यानी चुनाव आयोग भी कह रहा है कि पर्ची वाला वोट मशीन वाले वोट से ज्यादा विश्वसनीय है। तो भाई आप क्यों नहीं सब गिन के हमको बता देते हैं कि ईवीएम की संख्या सही है कि नहीं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आप सिर्फ 5 बूथ पे आप गिनती करते हैं, मतलब करना चाहिए, और आप मिलान करते हैं, लेकिन हमें कभी पता तो लगता नहीं कि हर एक विधानसभा में 5 बूथों पे गिनती हुई कि नहीं, उसका मिलान हुआ कि नहीं, क्योंकि इसकी कोई खबर छपती नहीं अखबार में। तो 5 बूथों पे नहीं, 100%। अच्छा, ये हर एक विधानसभा के किन्हीं 5, और ये कभी अखबार में तो आता नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, मिलता है जानकारी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये एक प्रक्रिया है, इनको करनी होती है, और वो शायद करते भी हैं, लेकिन इसकी खबर कोई नहीं छपती कि विधानसभा के 5 बूथों पे गिनती हुई कि नहीं, और मिलान हुआ कि नहीं, तो उसका मिलान हुआ कि नहीं, और नहीं हुआ तो क्या हुआ। हाँ, तो हमारा मानना यह है कि 100%, हाँ 100% मशीनों पे जो वीवीपैट की मशीन है उसकी पर्चियों की गिनती हो, और आप हमें बताइए कि उनका मिलान ईवीएम से हो रहा है कि नहीं। ये हमने एक शिकायत कल चुनाव आयोग में दर्ज करा दी है। हमें मालूम है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है, इसलिए हम न्यायालय भी जाएंगे। सर, अपना देश इस समय, मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध लगभग 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन भारत की क्या भूमिका रही इस युद्ध के दौरान, को समझ में नहीं आ रहा। भारत की बड़ी ढुलमुल भूमिका रही है। युद्ध के पहले से जब संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान हो रहा था, तो भारत ने कभी भी रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया, यूक्रेन के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। ये बात गलत है, क्योंकि भारत हमेशा से जब भी कहीं दुनिया में युद्ध की स्थिति आई है या विवाद की स्थिति आई है, तो भारत ने कमजोर का साथ दिया। जैसे फिलिस्तीनियों का साथ दिया। गांधी जी ने तो कहा कि फिलिस्तीन उतना ही फिलिस्तीनियों का है जितना कि इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। उन्होंने इजराइल नाम के देश को बनाए जाने का विरोध किया था। हम हमेशा रंग भेद नीति के खिलाफ रहे। दक्षिण अफ्रीका में हमने जब पाकिस्तान अपने बंगाली बोलने वाले नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, उनके साथ भेदभाव कर रहा था और सैनिक कार्रवाई कर रहा था, तो हमने बंगालियों का साथ दिया। जब चीन तिब्बतियों पे अत्याचार कर रहा था, तो हमने तिब्बतियों का साथ दिया, उनको शरण दी। उनकी निर्वासित सरकार धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से चलती है। उनके सबसे बड़े
नेता दलाई लामा हमारे देश में शरण पाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस युद्ध में हम रूस का साथ दे रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि यूक्रेन मार खा रहा है, वो एक तरफा हमला झेल रहा है। यूक्रेन हमला नहीं कर रहा है रूस पे, वो तो अपना बचाव कर रहा है। उस बचाव में जरूर रूस का कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ये हमला रूस का है, यूक्रेन बचाव कर रहा है। ज्यादातर दुनिया कह रही है कि रूस जो कार्रवाई कर रहा है गलत है। अगर रूस को कोई भी असुरक्षा इस बात से थी कि यूक्रेन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में चला जाएगा, तो ये बातचीत संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पे होकर इसका समाधान वहां निकलना चाहिए था इससे। युद्ध इसका कोई उपाय नहीं है। और फिर भारत को ये छूट जब मिली है कि हम पहले रूस के ज्यादा नजदीक थे, आज हम अमेरिका के भी नजदीक हो गए हैं और हम अमेरिका के बनाए संगठन क्वाड में शामिल हैं, जो रूस कहता है कि ये एशिया का नाटो है। तो भाई जब हमें ये छूट है तो यूक्रेन को क्यों नहीं छूट होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस लोकतांत्रिक दुनिया में सबको अपना अधिकार होता है, और हम ये जो बात अब करने लगे हैं जो पहले नहीं करते थे कि हर एक देश अपना स्वार्थ देख के अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका तय करता है, ये बात गलत है। क्योंकि आज अगर हम अपने स्वार्थ में रूस का साथ दे रहे हैं, आज रूस और चीन की मित्रता बढ़ गई है, और कल अगर चीन हमारे ऊपर हमला करेगा तो क्या ये गारंटी है कि रूस हमारा साथ देगा? नहीं। रूस चीन के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि रूस और चीन भारत से ताकतवर है और अब उन दोनों की नजदीकी बढ़ गई है। तो कल फिर रूस कहेगा कि भाई हमारा स्वार्थ तो चीन के साथ खड़े होने में, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि अमेरिका हमारी आलोचना कर ही रहा है यूक्रेन का साथ न देने के लिए। तो ये बात एकदम गलत है। स्वार्थ को देख के अपनी अगर हम राजनयिक भूमिका तय करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भूमिका तय करेंगे, तो हम गलत दिशा में जाएंगे, जैसे दुनिया की बड़ी महाशक्तियां गई हैं। आप हर एक महाशक्ति को देख लीजिए किस मनमाने तरीके से वो व्यवहार करती हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की धज्जियां उड़ाती हैं, अपनी वीटो शक्ति का दुरुपयोग करती हैं। अगर भारत उसी रास्ते पे जाना चाहता है तो भाई ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें विश्व गुरु माना जाए, हाँ हमारी एक नैतिक आवाज है, हाँ हम हम मानते हैं कि हम आध्यात्मिक, हाँ दुनिया के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का एक केंद्र है, स्रोत है, अगर ये सारी बड़ी बड़ी बातों को हम मानते हैं, हम अगर गांधी और बुद्ध के देश हैं, तो हमें सिद्धांतता जो सही है वो निर्णय लेना चाहिए और यूक्रेन के साथ इस युद्ध में खड़े होना चाहिए। नहीं, आपने बहुत सही कहा कि किसी भी विवाद का हल युद्ध नहीं हो सकता। मुझे याद आ रहा है कि 2018 में जब इमरान खान पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुख्य विवाद है वो कश्मीर है, और कश्मीर का भी मसला बातचीत से भी हल किया जा सकता है। लेकिन पिछले 4-5 सालों में कितना हल हुआ कितना नहीं हुआ तो आपके सामने ही है। लेकिन शायद आज भी कश्मीर का मामला बातचीत से ही बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं यूक्रेन का साथ देने के बजाय कि रूस और यूक्रेन का झगड़ा बातचीत से हल होना चाहिए। तो जब आप रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल होना चाहिए ये मानते हैं, तो भारत और पाकिस्तान का मसला बातचीत से क्यों नहीं हल होना चाहिए? जबकि उधर इमरान खान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इमरान खान पहल करने को तैयार है, उसका विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पहल करने को तैयार है। आप क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से बात करके भारत और पाकिस्तान के बीच की जो समस्या है उसको हल कर? और इसमें जबकि नौजोदन सिद्धू काफी अहम भूमिका निभा सकते थे, जबकि उनको पाकिस्तान बुलाया गया और उनको गले लगा लिया था। इस पे बहुत बवाल भी हुआ था कि इनको पाकिस्तानी देशद्रोही क्या क्या नहीं कहा गया। इस बारे में हम फिर एक बार आपसे चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।